Hello students, welcome to the another session of this chapter, and in this video we are going to cover a very interesting topic, that is atomic model. As you know, after the discovery of subatomic particles, that is electron and proton, the scientists are thinking that how these subatomic particles are present in an atom. So they are giving different models. So the first model is given by J.J. Thomson and it is named as raisin pudding model. तो स्टूडेंट्स इस मॉडल को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, J.J. थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था और ये बेस्ड था रेजिन पुडिंग के ऊपर। अब ये पुडिंग होती क्या है? तो पुडिंग इज बेसिकली इट इज़ अ डेजर्ट। आपने क्रिसमस केक देखा होगा। क्रिसमस केक क्या होता है? ब्रेड होती है और उसमें पड़े होते हैं आपके रेजिन्स और नट्स, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का मॉडल था उनका। उन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का होता है लाइक अ पुडिंग, और उसके अंदर पूरे में थ्रू आउट द स्फेयर आपका पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन फैले हुए होते हैं और रेजिन्स एज अ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। आप कहोगे ये तो बड़ा अमेजिंग सा मॉडल है। तो देख लो बच्चों कैसा होता है। देखो ये है आपका मॉडल। इसके अंदर क्या था कि ये आपका एटम है, ये एटम स्फेरिकल शेप का आपका एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एज अ नट एम्बेडेड होते हैं और ये पूरा जो स्फेयर है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, यानी ये जो है पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन एज अ नट इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जे थॉमसन के मॉडल से तीन बात निकाल सकते हैं। पहला क्या, देखिए फर्स्ट तो ये निकाल सकते हैं कि एटम इज इन स्फेरिकल शेप। एटम का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। दूसरा क्या है कि थ्रू आउट द स्फेयर हमारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड रहता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन, positive charge that is proton spread throughout the sphere, पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है। और थर्ड है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिव चार्ज आर embedded in it, ठीक है। और एक और बात बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। या फिर बोल सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तभी तो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाएगा। तो ये सिंपल सा मॉडल था जे थॉमसन का कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है और पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन उसके फंसे हुए होते हैं और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इसको रेजिन पुडिंग के नाम से भी याद रख सकते हो, और एक और नाम था इसका वाटरमेलन मॉडल से भी। जैसे वाटरमेलन होता है, आपके वाटरमेलन के अंदर जो उसका गूदा होता है रेड कलर का, है ना, वो पूरा उसका पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद आपके आए थे रदरफोर्ड। उन्होंने क्या मॉडल दिया वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। For studying this experiment, the first question arises in your mind that why he uses gold foil, है ना। गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ किया? कोई और भी तो मेटल की फॉइल यूज़ कर सकते थे, ठीक है। दूसरा कि इस एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। ये है आपका हीलियम का एटम, ठीक है। अब हीलियम के एटम के अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इट मीन्स इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, उसके अंदर 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स इसका जो मास नंबर है, मास नंबर वो कितना है? 4 यूनिट, यानी इस हीलियम के एटम का मास 4 यूनिट है, ठीक है। एंड इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। जब हम हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए बाहर, तो बच्चों क्या बचेगा इसके पास? इसके पास बचेंगे सिर्फ 2 प्रोटॉन्स। यानी
अल्फा पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, जिनका मास होता है आपका 4 यूनिट। आया समझ? दोबारा समझो। हमारे पास था हीलियम का एटम। हीलियम के एटम के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इट मीन्स कि इसके पास अभी मास कितना है? 4 यूनिट है, लेकिन अभी ये न्यूट्रल है। लेकिन जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए और बाहर निकल गए, तब इसके पास जो चार्ज आ जाएगा वो आएगा +2 का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए ना। तो पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयंस को, जिनका एटॉमिक मास होता है 4 यूनिट, उसी को हम कह देते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो बॉम्बार्डिंग की गई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, वो की गई थी अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी? तो बच्चों इसका भी एक रीज़न है। एज यू नो, गोल्ड इज़ अ वेरी मेलेबल मेटल, इसकी हम पतली से पतली शीट्स बना सकते हैं। तो उनको ऐसा ही मेटल चाहिए था जिसकी हम पतली से पतली शीट्स बना सकें, ताकि हम एटम का अंदर में किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो पता लगा सकें। ठीक है, तो थिन शीट चाहिए थी उनको, थिन से थिन शीट चाहिए थी, और वो शीट सिर्फ गोल्ड की ही बन सकती है। और यहाँ जो इन्होंने शीट यूज़ की थी वो 1000 एटम्स की है ना, 1000 एटम की शीट थी। थिन उसकी जो उसकी थिकनेस थी एटम की, उसमें 1000 एटम की इस तरह से थिकनेस थी, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा है इनका, किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या था कि यहाँ पे है, उन्होंने लिया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। अब ये जो है हर एक डायरेक्शन में निकल रहे होंगे, लेकिन हमें तो एक स्ट्रेट बीम चाहिए, तो यहाँ पे लगा दिया उन्होंने लेड कॉलीमीटर। उसके बाद यहाँ पे है आपकी गोल्ड फॉइल, और उसके अराउंड में लगाई है एक डिटेक्शन स्क्रीन, ताकि कुछ भी निकले या कुछ भी एमिट हो के वी कैन ईजिली फाइंड इट, हम ईजिली फाइंड कर सके, पता कर सके कि क्या हुआ, है ना। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। ये है आपकी गोल्ड फॉइल, और ये क्या है आपकी डिटेक्टर स्क्रीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, तो स्टूडेंट्स ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही हाई स्पीड से बॉम्बार्ड होंगे किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो देखो स्टूडेंट्स हुआ क्या, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरे, तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड डिफ्लेक्शन देखा, अनएक्सपेक्टेड डिफ्लेक्शन देखा। मतलब बहुत सारी रेज ऐसी थी जो सीधे जा रही थी, है ना, बहुत सारी ऐसी थी जो बहुत कम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही थी, और बहुत कम रेज ऐसी भी थी जो बाउंस बैक होकर पीछे ही आ रही थी लौट के। मतलब उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे अपने पास से, और बहुत ही कम वेरी फ्यू अल्फा रेज ऐसी भी थी जो स्क्रीन पे स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक हो रही थी। मतलब ये समझिए 12,000 में एक अल्फा रे ऐसी भी थी जो बाउंस बैक हो रही थी पीछे की तरफ 180 डिग्री एंगल के साथ। मतलब ऐसा क्या है एटम के अंदर कि वो अल्फा रेज जो थी स्ट्राइक की और स्क्रीन पे और बाउंस बैक होके वापस आ गई, है ना। तो अब देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाले उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑब्जर्वेशन विच वाज सीन बाय रदरफोर्ड। क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन, कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के साथ पास हो रहे थे। ठीक है, दूसरा क्या देखा उन्होंने कि बहुत कम रेज ऐसी भी थी जो कुछ एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रही थी, डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, स्मॉल एंगल के साथ इनका डिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो इस तरह से। और बहुत ही कम वेरी फ्यू रेज ऐसी भी थी जो टर्न बैक हो रही थी। तो यहाँ से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ज़्यादातर रेज जो स्ट्रेट जा रही थी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। तो पहला कंक्लूजन इनका यही है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर स्पेस खाली है। दूसरा क्या है कि ये जो टर्न बैक हो रही है रेज, टर्न बैक हो रही है वो इसलिए हो रही है कि एटम के अंदर
एटम के अंदर एक स्मॉल सेंटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज हैवी चीज़ प्रेजेंट है और यहीं से होती है डिस्कवरी बच्चों न्यूक्लियस की। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी साइंस के फील्ड में, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, कि अब तक सिर्फ हम यही पढ़ते आ रहे थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। और जब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया तो उन्होंने देखा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी एक चीज़ और प्रेजेंट होती है, दैट इज न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर सेंटर में स्मॉल एंड हैवी मास प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसीलिए जब रेज स्ट्राइक कर रही थी क्योंकि हैवी है तो वो पीछे बाउंस बैक होके आ रही थी। नेक्स्ट क्या है, बहुत जो स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा था अल्फा रेज का, वो इसलिए हो रहा था कि जब भी ये अल्फा रेज न्यूक्लियस से पास से गुजर रही थी तब इनमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। अब उन्होंने ये कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड के साथ न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटम, यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है एटम के वॉल्यूम से, मतलब एटम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियस बहुत ही छोटे से स्पेस में, छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है ये, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जितने एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। और बच्चों आपने कभी देखा है कि कोई साइंटिस्ट अपना मॉडल दे या कोई अपनी डिस्कवरी दे, कोई इसके ड्रॉबैक्स ना हो, लिमिटेशंस ना हो, इसके भी एक लिमिटेशन थी, ठीक है। तो उसकी लिमिटेशन देख लेते स्टूडेंट्स। नाउ लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एट वेरी हाई स्पीड, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है या एक्सेलरेट करता है, आप देखो एक्सेलरेट क्यों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। अब देखिए ज़रा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे होता है तो वो मोशन आपका एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में। और मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, या आप समझिए एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हर बार जब ये इसके अराउंड में मूव करेगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। अगर ये एनर्जी इसकी लूज हो रही है, इसका मतलब ये जो पाथ है वो सर्कुलर ना होके स्पाइरल हो जाएगा इस तरह से, और ये स्पाइरल हो गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में ही जंप कर जाएगा। दोबारा समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करेंगे तो इनकी एनर्जी होती जाएगी कम, धीरे धीरे ये आके न्यूक्लियस में जंप कर जाएंगे। जब ये जंप कर जाएंगे तो एटम तो हमारा अनस्टेबल हो गया, पर एक्चुअल में हमारा एटम अनस्टेबल होता है क्या, नहीं, एटम तो स्टेबल होता है। तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया मॉडल पढ़ेंगे, बोर एटमिक मॉडल। और आज आपका होमवर्क है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।